हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए गए, जैसे कुछ देखिए आप, ग्रह, टांडा, लेबरर, क्लैन, शिव सिंह, दुर्गावती। और राइट साइड में हमें क्या दिया गया है, खेल, चौरसिया, कारवान, ग्रह कटंगा, होम स्टेट और पेक। तो यहाँ पर आप सिंपली देखिए क्या करना है हमें। ग्रह के सामने आप लिखेंगे 84 क्योंकि इसका मतलब था 84। टांडा के आगे आप लिखेंगे कारवान। कारवान जो एक ग्रुप में जाया करते थे उन्हें कारवा कहते थे। लेबरर को पेक कहा जाता था तो इसके सामने आप लिखेंगे पेक। क्लैन के आगे आप लिखेंगे खेल। शिव सिंह जो बिलोंग करते थे वो थे होम स्टेट को। और दुर्गावती बिलोंग्स टू ग्रह कटंगा। तो शिव सिंह के सामने आप लिखेंगे होम स्टेट और दुर्गावती के आगे आप लिखेंगे ग्रह कटंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए जिनको फिल करना है। ए पार्ट में क्या कहा गया है, द न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इन वर्नाज वर कॉल्ड डैश। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो नई कास्ट एमर्ज हो रही थी, जो नई कास्ट बन रही थी, उन्हें क्या कहा गया। तो इसके आंसर में आप यहाँ पर लिखेंगे जातीज। यानी कि ये जो न्यू कास्ट बन रही थी वर्ण सिस्टम में उन्हें जातीज कहा गया। तो यहाँ पर आप जातीज लिखेंगे, ठीक है। बी पार्ट, डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द एहोम्स। एहोम्स के द्वारा जो हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए उन्हें क्या कहा गया। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बुरंजीज। यानी कि यहाँ पे बुरंजीज आएगा। जो हिस्टोरिकल वर्क्स एहोम्स के द्वारा लिखे गए उन्हें बुरंजीज कहा गया। इसके बाद सी पार्ट है द डैश मेंशंस दैट ग्रह कटंगा हैज 70,000 विलेजेस। वो कौन सी बुक है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो ग्रह कटंगा था उसमें 70,000 विलेजेस, 70,000 गांव थे। तो उस बुक का नाम है अकबरनामा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अकबरनामा। अकबरनामा में ये बताया गया था कि ग्रह कटंगा में 70,000 गांव थे। इसके बाद डी पार्ट है एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू डैश एंड डैश। यानी कि जब ट्राइबल स्टेट्स बड़े होते गए और मजबूत होते गए तो उन्होंने लैंड ग्रांट्स किसको दिए। यहाँ पर 2 आंसर हमें देने हैं। तो एक आंसर होगा ब्राह्मणास और दूसरा होगा टेम्पल्स। यानी एक तो उन्होंने ब्राह्मणों को अपने लैंड ग्रांट्स दिए और दूसरा मंदिरों के लिए लैंड ग्रांट्स दिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्राह्मणास एंड यहाँ पर लिखेंगे टेम्पल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। यानी जो ट्राइबल सोसाइटीज होती थी इनमें ओरल ट्रेडिशन मेन चला करता था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज होती थी इनमें ओरल ट्रेडिशन ही ज्यादा चला करता था। तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रू। बी पार्ट, देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उसमें कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहां पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहां पर आप लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद सी पार्ट, द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटीज। यानी कि जो गोंड स्टेट्स में 84 होते थे उनमें बहुत सारी सिटीज होती थी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 84 तो एक गढ़ होता था जिसमें कि 84 विलेजेस होते थे। तो वहां सिटीज की तो कोई बात ही नहीं होती, उसमें तो 84 विलेजेस होते थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहां आप लिखेंगे फॉल्स। डी पार्ट, द भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी जो भील्स होते थे वो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स क्योंकि जो भील्स होते थे तो राजस्थान में थे ना कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। पहले तो देखिए नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट का क्या मतलब होता है। नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। पेस्टोरलिस्ट मतलब जिनके पास अपनी खुद की शीप्स, खुद के कैटल्स जैसे कि गाय भैंसे होते थे। यानी कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट का मतलब हुआ वो लोग जैसे बंजारा टाइप जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जिनके खुद के जानवर भी उनके पास होते थे। और दूसरी तरफ होते थे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट
जो एक जगह पे रुक के अपनी खेती बाड़ी करते थे। तो ये आपस में किन चीजों का आदान प्रदान करते थे, आपस में किन चीजों को ये एक्सचेंज करते थे, वो हमें बताना है। तो पहला आंसर यहां पर हमने लिखा है, दे एक्सचेंज मिल्क, अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स सच एज वूल, घी एटसेट्रा। एक तो ये आपस में क्या एक्सचेंज करते थे, मिल्क। जो नोमैडिक पेस्टोरिस्ट होते थे वो इन सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट को मिल्क दिया करते थे, और दूसरे पेस्टोरल प्रोडक्ट्स भी दिया करते थे जो इनके जानवरों से इनको मिला करते थे, जैसे कि वूल, घी एटसेट्रा। दूसरी तरफ एग्रीकल्चरिस्ट इनको क्या देते थे, एग्रीकल्चरिस्ट गेव देम ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये जो एक ही जगह रहकर खेती किया करते थे एग्रीकल्चरिस्ट, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, ये इन नोमैडिक पेस्टोरिस्ट को क्या दिया करते थे, ग्रेन, जैसे कि अनाज वगैरह, कपड़े, बर्तन और दूसरे प्रोडक्ट दिया करते थे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि नोमैडिक पेस्टोरिस्ट सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट को क्या देते थे, यहां हमने देखा कि सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट इन नोमैडिक पेस्टोरिस्ट को क्या क्या दिया करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी अहोम स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता था, वहां पर किस तरीके से सारा कामकाज देखा जाता था। तो इसका पहला पॉइंट इसके आंसर में, द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर और पेक्स, यानी जो अहोम स्टेट थी ये डिपेंड करती थी, निर्भर थी फोर्स्ड लेबर पर, और फोर्स्ड लेबर को ही पेक्स भी कहा जाता था। सेकंड पॉइंट, द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, यानी कि समय समय पर जनसंख्या कितनी है जनगणना कराई जाती थी। सेंसस यानी कि जनगणना कराया जाना, ये जनगणना कराई जाती थी और उसके हिसाब से चेक किया जाता था कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, और उसके हिसाब से वहां पे फोर्स्ड लेबर भेजी जाती थी। थर्ड पॉइंट, ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन, और ये रोटेशन बेसिस पे चलता था कि हर विलेज को नंबर ऑफ पेक्स यानी कि नंबर ऑफ फोर्स्ड लेबर भेजनी होती थी। फोर्थ पॉइंट, people from heavily populated areas were shifted to less populated places, यानी जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती थी वहां से उस जगह पे लोगों को भेजा जाता था जहां पर लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस होते थे, यानी एक जगह है जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, एक जगह जहां पे कम लोग हैं, तो जहां पर ज्यादा लोग होते थे वहां से कुछ लोगों को उस जगह पर भेज दिया जाता था जहां पर के लोगों की संख्या कम होती थी। अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप, तो इससे जो अहोम के जो कबीले थे वो अलग अलग पार्ट्स में बट गए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड, यानी कि 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कंट्रोल होता था सारा कामकाज अहोम क्या उस समय जो चल रहा था साम्राज्य, उसमें वो क्वाइट सेंट्रलाइज्ड हो गया था, यानी कि सब कुछ एक ही जगह से नियंत्रित हो रहा था, जैसे कि राजा एक ही जगह से सब कुछ नियंत्रित करते हैं, कुछ उस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी, यानी कि जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी उसमें क्या बदलाव आए वो हमें बताना है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी वो क्या थी। वर्ना बेस्ड सोसाइटी में टोटल 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें क्या क्या बदलाव आए वो हमें बताना है। पहला पॉइंट, स्मॉलर कास्ट और जातिज एमर्ज्ड विद इन वर्नास, यानी कि अब इसी वर्ना सिस्टम में वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी, इसमें स्मॉलर कास्ट जो कि जाति के रूप में यहाँ पर एमर्ज होने लग गई, अलग अलग स्मॉलर कास्ट और जातिज यहाँ पर बनने लग गई। सेकंड पॉइंट, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिव द स्टेटस ऑफ जातिज, यानी कि बहुत सारी ट्राइब्स को और सोशल ग्रुप्स को जो उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी के हिसाब से वर्ना सोसाइटी में ही एडजस्ट किया गया और उनको क्या कहा गया, जातिज कहा गया, यानी कि वर्ना बेस्ड सोसाइटीज में अलग अलग तरह की जातिज आने लग गई। थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मणर्स। अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि हाँ, अब ये जो स्पेशलाइज्ड आर्टिसन स्मिथ्स है, जो कि ये कारीगर टाइप के लोग होते हैं, जो लोहार होते हैं, कारपेंटर होते हैं यानी बढ़ई, और जो ये मिस्त्री वगैरह होते हैं, इनकी भी अलग अलग जाति बना दी गई और इनको भी अपनी सोसाइटी में जगह दे दी गई। फोर्थ पॉइंट, जातिज रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब जो पहले वर्नास थे जो कि 4 पार्ट्स होते थे जिसमें, अब उसकी बजाय जो सोसाइटी थी उसमें ज्यादा प्रभाव किसका आने लगा, जातिज का। अब जाति ज्यादा पावरफुल होने लग गई। उसके बाद 5वां पॉइंट, अमंग द क्षत्रियस न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। अब 11th और 12th सेंचुरी में क्या हुआ कि क्षत्रियों में जो नए राजपूत कबीले शामिल हो गए थे वो अब ज्यादा पावरफुल हो गए। यही लिखा है अमंग द क्षत्रियस, क्षत्रियों के बीच में
न्यू राजपूत क्लैंस जो थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए थे 11th और 12th सेंचुरीज में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। यानी कि जब ट्राइबल सोसाइटीज स्टेट में चेंज होने लगी, उनमें अलग अलग किंगडम्स बनने लगे, तब इन ट्राइबल सोसाइटीज में क्या क्या चेंजेस आ गए ये हमें बताना है। जैसे कि हमने देखा कि अहोम बने थे इन ट्राइबल से किंगडम, और इसके अलावा गोंड बने थे। तो इनके बनने से, इनके किंगडम बनने से ट्राइबल सोसाइटीज में क्या क्या बदलाव आए वो हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द ट्राइबल सोसाइटीज चेंज इन द फॉलोइंग मैनर। अब वो चेंजेस हम देखते हैं। पहला पॉइंट, दे बिगेन टू इवॉल्व अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे जैसे इनके किंगडम बनते जा रहे थे, अब ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाते जा रहे थे, यानी कि इनके राज्य में सब कुछ एक ही जगह से नियंत्रित होता था। सेकंड पॉइंट, सम सोशल डिवीजन विद इन अ ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो टुक प्लेस। यानी इन्हीं ट्राइबल सोसाइटीज में कुछ अलग अलग सोशल डिवीजन भी होने शुरू हो गए, यानी अलग अलग तरीके का समाज बंटना शुरू हो गया। थर्ड पॉइंट, ट्राइबल किंग्स बिगेन टू ग्रांट लैंड टू ब्राह्मण्स, पोएट्स एंड स्कॉलर। अब जो इनके किंगडम बने तो इनमें राजा भी बने, तो इन राजाओं ने क्या किया, ब्राह्मण्स को, पोएट्स को और स्कॉलर्स को ग्रांट करना शुरू किया लैंड, यानी कि जमीनें दे देते थे और कहते थे कि अपने काम वहां पर आप कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, ट्राइबल किंग्स ऑल्सो विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अदर फेमस किंग्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये जो ट्राइबल किंग बने, इनको लगा कि जैसे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे फेमस राजा है, हमें भी वैसे ही पहचान मिलनी चाहिए, हमें भी लोग माने, हम भी फेमस हो जाएं। उसके बाद पांचवा पॉइंट, ट्राइबल किंग्स बिगिन टू एनेक्स स्मॉलर नेबरिंग किंगडम्स। अब इन राजाओं ने क्या किया, जो ट्राइबल स्टेट अब बन रहे थे, तो ये नए नए राजा बने थे ट्राइबल किंग्स, इन्होंने क्या किया, अपने आसपास के जो छोटे छोटे जो पड़ोसी राज्य होते थे उन पर आक्रमण करके उनको भी उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। सिक्स्थ पॉइंट, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ लार्ज स्टेट अहोम्स यूज्ड फायर आर्म्स। यानी कि अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए जो ट्राइबल स्टेट बनी थी अहोम्स, इन्होंने बहुत सारे हथियारों का भी यूज किया। सेवेंथ पॉइंट, लिटरेरी डेवलपमेंट सच एज ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत, वर्क इनटू लोकल लैंग्वेज एंड राइटिंग हिस्ट्री इन अहोम लैंग्वेज वर ऑल्सो न्यू डेवलपमेंट्स। अब ये जब ट्राइबल स्टेट बने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो संस्कृत में लिखी हुई चीजें थी उनको लोकल लैंग्वेज में उसको बदलना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया, और जो हिस्ट्री थी उसको अहोम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो ये अपनी तरह की नई डेवलपमेंट्स थी जो हो रही थी। तो ये सब चेंजेस आए थे जब ये ट्राइबल स्टेट्स, जब ये ट्राइबल जो ग्रुप्स थे ये स्टेट्स में यानी कि किंगडम्स में बदल गए, तब ये सारे चेंजेस आए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वर द बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। यानी उस समय पर जो बंजारास होते थे, क्या ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते थे? तो पहले तो याद रखिए, बंजारा मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, बिजनेस करते थे, अपना कहीं से चीजें लाकर कहीं और बेचते थे, ये एक जगह पर रुक के नहीं रहते थे। तो क्या ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, द बंजारास वर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। यानी कि बंजारास जो थे वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे। कैसे इंपॉर्टेंट थे वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट, बंजारास वर ट्रेडर नोमेड्स, यानी कि नोमेड्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ये ट्रेडर नोमेड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके बिजनेस किया करते थे। सेकंड पॉइंट, अंडर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारास यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट टू द सिटी मार्केट। यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय पर जो बंजारास थे ये सिटी मार्केट में भी जाकर बिजनेस किया करते थे। थर्ड पॉइंट, बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बड़क फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन। यानी जो बंजारा होते थे अपने जो बैलों के ऊपर, बैलगाड़ियों पे ये ग्रेन्स यानी कि अनाज वगैरह लाया करते थे अलग अलग जगहों से, और इन्हें शहरों में बेचा करते थे। फोर्थ पॉइंट, बंजारास ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। यानी कि जब मुगल आर्मी मिलिट्री कैंपेन में होती थी, लड़ाई झगड़े में कहीं युद्ध लड़ रही होती थी, तो उस समय पर ये बंजारे होते थे, ये अलग अलग जगहों से फूड ग्रेन यानी कि खाने पीने की चीजें, अनाज वगैरह मुगल आर्मी के लिए लाया करते थे। तो इस तरीके से जो बंजारा थे उनकी इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी उस समय में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन व्हाट वेज was the history of the Gonds different from that of the Ahoms? were there any similarities? यानी एक तो हमें गोंड्स की हिस्ट्री और अहोम्स की हिस्ट्री में डिफरेंस बताना है, और उसके बाद अगर इनमें कुछ सिमिलैरिटी थी तो वो भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड में हम अहोम्स के बारे में लिखेंगे, इस साइड में हम गोंड्स के बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट,
अहोम एक्सपेंडेड देयर रूल बाय वेजिंग वॉर्स, यानी कि अहोम्स ने जो अपना राज्य बढ़ाया, अपना किंगडम बढ़ाया, वो लड़ाइयाँ लड़ के बढ़ाया। दे डिड नॉट हैव मैरिज अलायंसेस, वो ये नहीं करते थे कि दूसरे राज्य के राजकुमारियों से शादी कर ली और इस तरीके से उनके राज्यों को भी अपना बना लिया, ऐसा नहीं। वो लड़ाई लड़ते थे और अपने राज्य को बढ़ाते थे। गोंड्स क्या करते थे? गोंड्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय राजपूत, ये राजपूतों से बहुत प्रभावित थे। इन ऑर्डर टू गेन पावर एंड रिकॉग्निशन दे हैड मैरिज अलायंसेस विद राजपूत, तो ये शादी ब्याह कर लेते थे राजपूतों के खानदान के साथ, मतलब ये शादी ब्याह का इनका रीति रिवाज कुछ था जिससे कि ये उनके साथ जुड़ जाते थे और अपने राज्य को इस तरीके से पावरफुल कर लेते थे। सेकंड पॉइंट, अहोम्स वर माइग्रेंट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार, यानी जो अहोम्स थे आज का समय का जो म्यांमार है वहां से माइग्रेंट होकर ये ब्रह्मपुत्र वैली में आए थे, जबकि जो गोंड्स थे, गोंड्स वर नॉट माइग्रेंट्स, ये माइग्रेंट्स नहीं थे। थर्ड पॉइंट, द होम स्टेट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स्ड लेबर, जो होम स्टेट थी ये फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड करती थी, जबकि जो गोंड्स थे, गोंड स्टेट वॉज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स्ड लेबर, ये फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड नहीं करते थे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अंडर अहोम किंग शिव सिंह हिंदुइज्म बिकम अ प्रीडोमिनेंट रिलीजन, यानी कि अहोम में एक राजा था, अहोम के समय में एक राजा हुआ जिसका नाम था शिव सिंह। इसके समय पर जो हिंदुइज्म था वो काफी ताकतवर बन गया था रिलीजन, जबकि गोंड सोसाइटी वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेज, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो गोंड सोसाइटी थी ये आगे कुछ अनइक्वल सोशल क्लासेज में डिवाइड हो गई। पांचवा पॉइंट, अहोम इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, अहोम्स में राइस कल्टीवेशन का न्यू मेथड बनाया गया, इजाद किया गया। फिफ्थ पॉइंट, गोंड्स डिड नॉट इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, जबकि इनके समय पर ऐसा कोई राइस कल्टीवेशन का मेथड नहीं आया। सिक्स्थ पॉइंट, अहोम सोसाइटी वॉज मोर डेवलप्ड, ये ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटी थी। गोंड सोसाइटी वॉज नॉट एज डेवलप्ड एज अहोम, गोंड सोसाइटी अहोम सोसाइटी की तरह ज्यादा डेवलप नहीं थी। उसके बाद क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी? यस, अहोम एंड गोंड हैड फॉलोइंग सिमिलैरिटीज। अब हम उन सिमिलैरिटीज को देखेंगे। तो पहली सिमिलैरिटी जो दोनों में थी वो ये थी, बोथ द ट्राइबल स्टेट्स वर अटैक्ड बाय मुगल्स एट डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग समय पर दोनों पर ही, अहोम किंगडम पे भी और गोंड किंगडम पर भी मुगल्स के द्वारा अटैक किया गया। दिस बिकेम अ कॉज ऑफ देयर डिक्लाइन, और मुगल्स के अटैक की वजह से अहोम का भी डिक्लाइन हुआ, उनका भी पतन हुआ और गोंड साम्राज्य का भी पतन हुआ। सेकंड पॉइंट, बोथ ऑफ देम इन ऑर्डर टू एंजॉय रेस सोशल स्टेटस प्रीच्ड ब्राह्मणास बाय ग्रांटिंग देम लैंड्स, यानी इन दोनों में ये सिमिलरिटी भी थी कि ये एक अच्छे सोशल स्टेटस के लिए, अपने को और फेमस करने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों को जो लैंड थी वो ग्रांट करनी शुरू कर दी, अपनी जमीन दे दिया करते थे ब्राह्मण्स को। थर्ड पॉइंट, बोथ ऑफ दीज ट्राइब्स इवॉल्व्ड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी इन दोनों में ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया, यानी कि इन दोनों ही किंगडम्स में एक ही जगह से सारे निर्णय लिए जाते थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।